Hello students, how are you? I hope you all are very good and I welcome you all in the class 9. The subject is history. Students, let's start today's topic. The name of the topic is French Revolution. I would like to remind you this is the revision portion of chapter 1 French Revolution. Under this chapter, we already have completed 4 video lectures. As I told you earlier, this video lecture was having 5 parts. 4 chapters are already delivered to you. Now this is the part 5. History chapter 1 part 5. Let's start today's topic. You can see the picture. It seems very funny, students. Actually, this is a very important topic related to the history of Europe. In this picture you are watching, the slave is there and that slave is being freed by the masters. The masters or mistress, they are trying to give them new clothes to wear. So students, let's talk about the slaves. What was the slave trade in Europe? This is very important topic of the chapter. Actually, we are talking about the slave. Slaves are the people, those who are being sold to the rich people for their work. And for the work in return they are not given any type of wages. स्लेव वो होते हैं जिनको बेच दिया जाता है और उनके ओनर उनको पैसे दे के खरीदते हैं और बदले में जो उनसे वर्क करवाते हैं उसके लिए उनको कोई वेजेस, कोई सैलरी नहीं दी जाती. तो उस टाइम पे यूरोप में, स्पेशली फ्रांस में स्लेव ट्रेड बहुत फेमस था. तो बात करते हैं स्लेव ट्रेड वहाँ किस फॉर्म में होता था, कहाँ से स्लेव लेके आते थे और किस काम के लिए स्लेव्स को यूज़ किया जाता था. एक्चुअली द जैकोबिन क्लब्स, यू मस्ट रिमेंबर अबाउट द जैकोबिन क्लब्स. हमने 3rd पार्ट में जैकोबिन्स के बारे में पढ़ा था. जैकोबिन एक तरह की जैसे पॉलिटिकल पार्टीज है, उस टाइम में जैकोबिन क्लब्स थी. रॉबर्स जो था वहाँ पर, रॉबर्सपायर जो था वहाँ का लीडर था जैकोबिन क्लब का. उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स दिए थे फ्रेंच सोसाइटी में. तो स्लेवरी वाज आल्सो वन ऑफ द गुड रिफॉर्म डन बाय द जैकोबिन क्लब्स. एक्चुअली जैकोबिन क्लब्स ने स्लेवरी को बिल्कुल अबॉलिश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था. एक्चुअली उस टाइम में जो स्लेव ट्रेड था ट्रेंगुलर शेप में होता था, मतलब 3 कंट्रीज जो थे इसमें मेन इन्वॉल्व रहते थे. और जो ये स्लेव्स थे इनकी सप्लाई कहाँ से किस काम के लिए होती थी, जैसे आसपास के एरियाज में the plantation for tobacco, indigo planting, sugar cane, coffee plantation. So this type of the plantation that was needed so many type of labor. So उसकी labor की कमी को पूरा करने के लिए they used to have the slaves. तो यूरोपियंस जो थे slaves को यूज़ करते थे, लेकिन plantations को जो प्लांटेशन वर्क में थे लेबर, उसकी कमी ना आए इसके लिए वो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, ये 3 कंट्री इन्वॉल्व थे. 3 बड़े कॉन्टिनेंट हम कह सकते हैं ये इन्वॉल्व थे, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड. सी द हाईलाइट हियर, आई हैव हाईलाइटेड द मैटर. ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, इट वाज बिटवीन द यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका. ये 3 बड़े हमारे जो कॉन्टिनेंट थे, इनमें जो स्लेव ट्रेड था दैट वाज वेरी फेमस. तो स्लेव ट्रेड 17th सेंचुरी में शुरू हुआ. जो मर्चेंट जो थे दे सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बोर्डेक्स और नैंतेस. ये स्टूडेंट्स हमारे फ्रांस में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ है, यहाँ पे बंदरगाह बनी हुई है, पोर्ट सिटीज़ है. तो अफ्रीकन जो स्लेव्स थे वहाँ से उनको लेके आते थे, भर भर के जो बड़े शिप थे उनको लेके आते थे. स्लेव्स वर शैकल्ड, उनको बेड़ियाँ डाल के बांध के they were packed tightly into the ships. और 3 मंथ की लॉन्ग जो वॉयज थी, वॉयज होती है शिप की जर्नी, उसमें पैक करके भर के लेके आते थे. मीन्स उनकी कंडीशन यू कैन इमेजिन दैट वाज सो वर्स कंडीशन. तो अटलांटिक ओशन से होते हुए कैरेबियन तक उनको लेके आते थे 3 मंथ की बड़ी लॉन्ग जर्नी से. बाद उसको उनको यूरोप की जो सिटी थी वहाँ के आके उनको बेच देते थे. तो ये बेचते किसको थे, प्लांटेशन ओनर्स को. दे वर सोल्ड टू द प्लांटेशन ओनर. सो द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द स्लेव्स, ये लेबर, इट वाज पॉसिबल टू मेक द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट फॉर द शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो. जो इन चीज़ों की फार्मिंग है, उनकी प्लांटेशन है, इनमें
लेबर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए द स्लेव्स वर सोल्ड। तो पोर्ट्स कौन सी बताई मैंने, बोर्डेक्स एंड नैंथेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं स्टूडेंट्स, कीप दिस थिंग इन माइंड। लेटर ऑन वी विल फिल द मैप ऑल्सो। ओके, तो दीज पोर्ट्स वर फेमस फॉर द स्लेव ट्रेड। आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स। नेम द 2 पोर्ट्स ऑफ द फ्रांस विच वर यूज्ड फॉर द स्लेव ट्रेड। कौन सी 2 पोर्ट सिटीज हैं? आंसर, लिसन अगेन, द बोर्डेक्स एंड द नैंथेस। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जैकोबिन्स ने स्लेव ट्रेड जो 17th सेंचुरी में हो रहा था, काफ़ी सालों से हो रहा था, लॉन्ग टाइम के लिए चलता रहा, जैकोबिन्स ने आकर उसको बंद करवा दिया। ओके, तो उसके बाद जब नेशनल असेंबली बनी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद नेशनल असेंबली बनी, तब थोड़ी देर ये चर्चा में रहा कि स्लेव्स को एक्सप्लॉइट नहीं करना, स्लेव ट्रेड की काफ़ी लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया, इसकी फेवर में नहीं थे कई लोग। बट जनरल जो नेशनल असेंबली थी, इसने कुछ ज़्यादा अच्छी देर के लिए कोई अपने स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लिए, कोई लॉ नहीं बनाए थे। नो लॉ वाज पास टू अपोज इट और टू बैन इट। बिकॉज क्या था, जो रिच प्लांटर्स थे उनका बहुत सारा काम स्लेव्स के ऊपर ही डिपेंडेंट था, तो दे वर नॉट विलिंग टू बैन इट। इन 1794 जो हमारी कन्वेंशन बनी थी, लेजिस्लेचर बनी थी, उन्होंने एक लॉ बनाया कि स्लेव्स को 1794 में उनको फ्री कर दिए गए। बट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं था। थोड़ी देर के लिए ज़रूर ये चला कि स्लेव्स को फ्री कर दिया जाए, लेकिन 10 ईयर्स के बाद, उसके 10 ईयर्स के बाद जब नेपोलियन, जो वहाँ का डिक्टेटर था, नेपोलियन बनापटे आया, उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स, बहुत सारे चेंजेस लाया, बट ही री इंट्रोड्यूस द स्लेवरी। उसने स्लेवरी दोबारा से शुरू कर दी, बिकॉज वो भी फेवर करता था कि जो फार्मिंग के वर्क हैं, जहाँ जो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे काम हो रहे हैं, उसमें लेबर्स की ज़रूरत है, तो स्लेव्स उस चीज़ की कमी पूरी कर सकती है। सो नेपोलियन री इंट्रोड्यूस द स्लेवरी। अब क्या था, प्लांटेशन जो ओनर थे उनको भी कहीं ना कहीं चाहिए था, लेकिन वो उनकी फ्रीडम के लिए कुछ एफर्ट्स जरूर कर रहे थे। एक्चुअली ये थोड़ी देर तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फाइनली वाटरलू में जब उसकी नेपोलियन की उसकी हार होगी, उसके बाद ये लॉस थोड़े अलग से, उनकी जो पकड़ थी कम मजबूती रहेगी, उसमें उनका इतना कंट्रोल नहीं था। तो अब क्या था, 1848 में स्लेव ट्रेड वाज टोटली अबॉलिश्ड, फाइनली इट वाज अबॉलिश्ड। नाउ हैव द समरी, जो अभी हमने पढ़ा अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ये आपका 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट। सबसे पहले आप बताओगे कि ये हमारा एक ट्रेंगुलर स्लेव ट्रेड था, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बड़े जो कॉन्टिनेंट थे उनमें हो रहा था। 17th सेंचुरी से चल रहा था, लेकिन 18th सेंचुरी मतलब 100 साल तक ये चलता रहा। 18th सेंचुरी में थोड़ी सी इसमें क्रिटिसिज्म किया गया, स्लेवरी को बंद करने की बातचीत की गई, लेकिन कन्वेंशन जो जो हमारी असेंबली बनी थी, नेशनल असेंबली, वो उसने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं लिए, अच्छे कदम नहीं उठाए इसको पास करने के लिए। सो 18th सेंचुरी में थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म होने के बाद कोई ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आया। तो 1794 में कन्वेंशन ने स्लेव्स को फ्री करने का जो अपना मन बना लिया था, तो टोटली उसको एक लॉ पास किया, बट वो लॉ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहा, क्योंकि 10 साल बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ पे आया, फ्रांस का डिक्टेटर बना, ही री इंट्रोड्यूस द स्लेवरी। तो उसके बाद आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट इन द वाटरलू बैटल, तो फाइनली इन 1848 द स्लेवरी वाज टोटली अबॉलिश्ड इन द फ्रेंच कॉलोनीज। फ्रांस में भी और फ्रेंच की कॉलोनीज में भी, जहाँ पे फ्रांस ने अपनी कॉलोनीज बनाई थी, वहाँ पे भी स्लेव ट्रेड क्या हो गया, अबॉलिश हो गया, बैन हो गया। Now see the map students, we had talked about the main port cities. See the location, it is very important, center नंतेस और दूसरा है बोर्डेक्स। यहाँ से ये बोर्डेक्स पोर्ट है, जो स्लेव्स हैं पैक होके आते थे, अफ्रीका से उनको लेके आते थे। तो ये वाली 2 जो मेन हमारी पोर्ट सिटीज हैं, दे वर फेमस फॉर द स्लेव ट्रेड। Now let's talk about the last topic and very important topic of the French Revolution, the legacy of French Revolution. Legacy means होता है विरासत, जो हम आगे आने वाली जनरेशन्स को एक मैसेज देते हैं, जो कुछ उनको अपनी वसीयत के तौर पे दे देते हैं। लीगेसी क्या थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दूसरे कंट्रीज़ को क्या सिद्धांत दिया विरासत में। एक तो था, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, न्यू आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी,
इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ये आइडियाज़ इससे पहले कहीं यूज़ नहीं हुए थे। फ्रेंच जो थिंकर्स थे, फिलोसफर थे, रुस्सो जैसे फिलोसफर थे, जॉन लॉक जैसे थे, उन्होंने जो नए आइडियाज़ दिए, लिबर्टी, इक्वलिटी और डेमोक्रेटिक राइट्स स्पेशली, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेगेसी रही जो पूरे वर्ल्ड को हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दी। उसके बाद जो लेगेसी के रूप में ये तीनों थॉट्स हैं, ये आइडिया पूरे फ्रांस से होके यूरोप में फैल गए। 19वीं सेंचुरी तक दे स्प्रेड थ्रू आउट द यूरोप। और इसका नतीजा क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, इन आइडिया लिबर्टी इक्वलिटी की वजह से क्या था, फ्यूडल सिस्टम, जो लैंड लॉर्ड्स का सिस्टम था, वो पूरी तरह से अबॉलिश हो गया, बैन हो गया, फिनिश हो गया। देन जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे, जिनकी अपनी कॉलोनीज थी, दूसरों को सबजुगेट करते थे, उनके ऊपर रूल करते थे, द कॉलोनाइज्ड पीपल दे ऑल्सो रीवर्कड ऑन द आइडिया ऑफ सॉवरन नेशन स्टेट। अब सॉवरन नेशन स्टेट बनने लगी। सॉवरन होता है खास तरह की सॉवरेनिटी पावर होती है। अकॉर्डिंग टू द सॉवरन नेशन स्टेट, द नेशन और द स्टेट इज फ्री टू टेक इट्स इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डिसीजन बाय इट्स ओन विल। अब सॉवरन स्टेट्स में ये लिबर्टी इक्वलिटी की वजह से नया जो हमारा सॉवरन स्टेट का आइडिया वो इमर्ज हो गया। और अगर इंडिया की बात करें, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय, ये दो एग्जाम्पल हैं बहुत फेमस पर्सन से, जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन की लिगेसी को, इसके आइडियाज़ को अडॉप्ट किया और इनको सपोर्ट भी किया। दे रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम द रेवोल्यूशनरी फ्रांस। So students, the topic is completed now. Hope you must have followed the topic. Again, I suggest you to watch all 5 parts. All the video lectures are available. I have given the link in the description box. Okay students, so I advise you to watch the videos, repeatedly watch it to understand the whole chapter. We will be soon there with the new topic. So students, stay connected, stay fit and fine.